हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण पाठमाला में बच्चों तुम सबों का स्वागत है। तो आज जो हम जिस चैप्टर को बताने जा रहे हैं वो चैप्टर का नाम है शब्द से, जो कि चैप्टर 3 से है। तो शब्द में आपको बताएंगे हम, शब्द की परिभाषा बताएंगे, उसके बाद में शब्द के प्रकार बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्द की परिभाषा को देखते हैं। तो शब्द की परिभाषा कहता है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं कि सार्थक किसे कहते हैं, सार्थक का मतलब क्या होता है। परिभाषा कहता है कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। तो सार्थक किसे कहते हैं, सार्थक का मतलब क्या होता है। तो सार्थक का मतलब होता है कि वैसे शब्द जिसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकलता हो, सही निष्कर्ष निकलता हो, उसको कहते हैं सार्थक शब्द। तो अब देखिए, ये जो है वर्णों का मेल कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को देखिए, यहाँ पे ये शब्द है लड़का, लेकिन इसके ये वर्णों का मेल है। कौन कौन वर्ण का मेल है, तो भिन्न वर्णों का मेल है। इसमें लड़का शब्द में भिन्न वर्णों के मेल से एक शब्द बना है लड़का। तो भिन्न वर्ण कौन है, थोड़ा सा उच्चारण करके देख लेते हैं, समझ लेते हैं और समझा देते हैं। तो ये ल प्लस अ प्लस अड़ प्लस आ प्लस क प्लस आ बराबर लड़का शब्द हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा और भी जानकारी विस्तृत कर लेते हैं। देखिए, ये जो हलंत, पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं, हलंत के विषय में बता चुके हैं। ये जो लाइन जो खींचा हुआ है, इसको हलंत कहते हैं। ये हलंत जो है, ये क्या है, ये स्वर का चिन्ह है। ये आ जो स्वर है, इसका चिन्ह है, जो कि हर एक व्यंजन वर्ण में स्वर आप इनडायरेक्टली साथ रहता है, व्यंजन के साथ रहता है। तो देखिए, यहाँ पे जैसे शब्द है लड़का, तो ला तो व्यंजन वर्ण है, लेकिन ला उच्चारण कर रहे हैं, ला के बाद आ स्वर आ रहा है, इनडायरेक्टली स्वर है उसके साथ। लेकिन जब उसी को हम अगर विच्छेद करके लिखते हैं, तो यहाँ पे स्वर हलंत के रूप में आता है। तो ड़ के बाद भी आ जो अड़ा भी क्या है, व्यंजन वर्ण है, लेकिन अड़ा के बाद भी जो स्वर है आ रहा है। और का व्यंजन वर्ण के बाद भी आ स्वर आ रहा है। तो हरेक समझाने का मतलब है कि हरेक व्यंजन वर्ण के साथ इनडायरेक्टली स्वर जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए कहीं कहीं पे हम जब कोई शब्द को लिखते हैं, तो वर्णों में आ जो है हलंत के रूप में आ जाता है। आ स्वर जो है हलंत, जैसे आ स्वर, जैसे हम विद्यालय लिखते हैं, तो विद्यालय लिखते हैं, विद्या लिखते हैं। यहाँ पे विद्या लिख करके बताते हैं, विद्या, ये विद्या लिखते हैं, तो देखिए बिना हलंत का है नहीं, विद्या। तो ये जो हलंत है, दा के बाद जो स्वर जो है यहाँ पे अपना चिन्ह के साथ मौजूद हो गया है, वर्ण में आके जुट गया है। तो यही समझाने का हमको मतलब था हलंत के विषय में। तो अब देखते हैं, हिंदी भाषा में शब्द को
तीन आधार पे बांटा गया है, शब्द को तीन आधार पे बांटा गया है। कौन कौन है वो सब आधार? तो सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पे खा हो गया। दूसरा नंबर है बनावट के आधार पे, तीसरा नंबर है प्रयोग के आधार पे। तो आप देखिए उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर भी उत्पत्ति, तो ये हो गया शब्द को कितने भाग में बांटा गया है? तो तीन भाग में बांटा गया है। सबसे पहला हो गया उत्पत्ति के आधार पे, सेकंड हो गया बनावट के आधार पे, और तीसरा हो गया प्रयोग के आधार पे। तो अब ये देखते हैं कि उत्पत्ति का मतलब क्या होता है। उत्पत्ति कहते हैं कि उद्गम स्थल, उद्गम जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे किसी की उत्पत्ति कहीं से मतलब उत्पत्ति हुई है, तो शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो हिंदी शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से ली गई है। तो ये इसी से कहा गया है इसको उत्पत्ति के आधार पे। अब यहाँ पे देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे शब्द चार प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन चार प्रकार है? तो देखिए विद्यार्थियों, ये जो थोड़ा सा इसको याद रखने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तत्सम तद्भव को याद रखने में कंफ्यूज हो जाता है। हर एक विद्यार्थी कंफ्यूज करते हैं कि अब किसको तत्सम कहें और किसको तद्भव कहें। तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा उलझन बढ़ता है समझने के लिए, लेकिन सबसे सरल तरीका है याद रखने के लिए, समझने के लिए, कि हम इसको सीरियल वाइज याद रखें। उत्पत्ति के आधार पे जो चार प्रकार जो हैं, इनकी प्रकार हैं, इनको सीरियल वाइज याद रखें। जैसे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज विदेशज, खैर ये लोग तो एकदम बिल्कुल अलग है, लेकिन तत्सम और तद्भव में कंफ्यूज हो जाता है। तो हम सीरियल वाइज याद रखेंगे, तत्सम तद्भव। सबसे पहले तत्सम को याद रखेंगे, तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव, पहले तत्सम तब तद्भव याद रखेंगे, तब हमको सही याद रहेगा और कंफ्यूज तत्सम और तद्भव में नहीं होगा। तो सबसे पहले तत्सम शब्द है चार प्रकार में, सबसे पहले तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द हम इसकी परिभाषा पहले पढ़ लेते हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तो ये शब्द संस्कृत भाषा से उसी रूप में लिए गए हैं जिस रूप में ये संस्कृत में होते हैं। कहता है इसकी परिभाषा कि ये भाषा, ये जो शब्द है तत्सम शब्द, ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, और जिस रूप में ये शब्द जो है संस्कृत में रहते हैं उसी तरह से ज्यों को त्यों हम हिंदी भाषा में भी उसको बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते रहते हैं। हिंदी भाषा में भी हम लोग अक्सर संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं जिन शब्दों को, उसे ही तत्सम शब्द कहते हैं। तो जैसे आमतौर पर लेते हैं, जैसे कहते हैं ना, पहले आदमी अक्सर बोलता था, अब ना बोलता है फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न बोलता है ना। लेकिन पहले जब आदमी पास करता था, मैट्रिक पास करता था, तो कहता था कि कौन डिवीज़न, कौन डिवीज़न आया है? तो प्रथम आया है, द्वितीय आया है, तृतीय आया है, मेरे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे आदमी बोलता था। तो प्रथम क्या है? एक संस्कृत शब्द है जो कि हम अपने बोलचाल में भाषा में लाते हैं। जैसे कार्य क्या है? कार्य जो शब्द है वो संस्कृत भाषा ही है। कार्य जो है वो संस्कृत भाषा ही है संस्कृत भाषा ही है। लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में हम कार्य को अक्सर बोलते रहते हैं। कार्य, प्रथम, तो गृह, घर को भी बोलते रहते हैं। अच्छा, उनका गृह प्रवेश है, जैसे कहते हैं ना, उनका गृह प्रवेश है, तो उनका गृह बहुत सुंदर लगता है। ऐसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जिन संस्कृत शब्दों को
हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो अब तत्सम शब्द समझ में आ गया है कि वही तत्सम शब्द होता है जो कि संस्कृत शब्द जो रहता है वही तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, जैसे सूर्य भी संस्कृत शब्द ही है, लेकिन हम लोग हमेशा बोलते हैं ना सूर्य भगवान बोलते हैं। प्रथम कार्य, ग्राम, सर्प, हमेशा बोलते हैं ना कि अरे उसके घर में सर्प निकला है, सर्प। तो सर्प क्या है? एक संस्कृत शब्द है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में बोलते ही रहते हैं। तो वैसे ही संस्कृत शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब दूसरा चलते हैं। दूसरा कौन सा है? तद्भव शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तो ये शब्द संस्कृत शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ बदलाव होता है और उसके बाद उसको हम अपनी बोलचाल की हिंदी भाषा में उसको प्रयोग करते रहते हैं, उन शब्दों को हम प्रयोग करते रहते हैं। तो शब्द कौन कौन है? तो गांव क्या है? ग्राम का हिंदी रूपांतर गांव हुआ। सच, सांप, तो ये क्या है? सांप क्या है? सर्प का हिंदी रूपांतर सांप हुआ। और दही, तो दही क्या है? दधी शब्द का हिंदी रूपांतर दही हुआ। पहला क्या है? प्रथम संस्कृत शब्द का यह हिंदी रूपांतर पहला हुआ। तो जो शब्द कुछ बदलाव के साथ संस्कृत भाषा से हिंदी में बोला जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। तो मेरे उम्मीद से ये तत्सम और तद्भव का कंफ्यूज आप लोगों में दूर रहेगा ये वीडियो देखने के बाद। फिर आगे चलते हैं। आगे जो अब देखिए देशज विदेशी भी जान लीजिए। देशज शब्द, तो देशज शब्द वैसे शब्द हैं जो कि अपने ही देश के बने हैं, जो अपने ही देश के हैं शब्द और भाषा, उसे हम देशज शब्द कहते हैं। ये कौन सा हुआ? जैसे पगड़ी, पैसा, खिचड़ी, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल भी। जूता, पगड़ी, पैसा, खिचड़ी, ये सब क्या है? अपने ही देश का भाषा है और शब्द है। जैसे आम बोलचाल में हम लोग अपने भाषा में बोलते हैं जिन शब्दों को घरेलू भाषा में, वो क्या है? देशज शब्द हुआ। और विदेशी शब्द क्या है? कि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द, विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में प्रयोग किया जाता है उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब विदेशी शब्द कौन कौन है? यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत सारा। आदमी, वकील, स्कूल, रुमाल, तौलिया, स्टेशन, बंदूक, जमीन, कमरा आदि। अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं? तौलिया क्या है? एक विदेशी शब्द है, लेकिन हम लोग का भाषा क्या है? हम लोग गमछा बोलते हैं। गमछा आम, अगर अभी भी हम लोग गमछा बोलते हैं, बहुत घरेलू भाषा में अगर बोलने लगते हैं तो कहते हैं गमछा। लेकिन जहाँ पर स्टैंडर्ड वाला बात हो जाता है वहाँ पर क्या कहते हैं? अरे तौलिया लाना जी, थोड़ा तौलिया ला के दो। तो ये हो गया विदेशी शब्द जो है अपनी भाषा में जो हम प्रयोग करते हैं बोलचाल की भाषा में, वो सब विदेशी शब्द हुआ। स्कूल भी क्या है? विदेशी से आया हुआ शब्द है। हम लोग क्या है? हम लोग क्या बोलते हैं? विद्यालय बोलते हैं। हम लोग का क्या है? विद्यालय, गुरुकुल, विद्यालय, हम लोग का भाषा है। लेकिन ये जो है ये स्कूल क्या है? विदेशी शब्द है। लेकिन हम लोग आम बोलचाल की भाषा में एकदम रट लिए हैं स्कूल। अब देखते हैं बनावट के आधार पे शब्द तीन प्रकार के होते हैं। बनावट के आधार पे शब्द तीन प्रकार के होते हैं। तो ये तीन प्रकार कौन कौन है? बनावट के आधार पे शब्द क्यों कौन कौन है? तो रूढ़ शब्द कौन कौन है?
तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द को सबसे पहले हम डिफिनेशन करते हैं। रूढ़ शब्द की डिफिनेशन क्या है? तो ये ऐसे शब्द होते हैं, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। उन शब्दों को अगर टुकड़े कर भी दिए तो उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जो एकदम, जो कहते हैं ना रूढ़ शब्द, रूढ़ जो कि शुरू से ही चला आया हुआ है, वही शब्द हम शुरू से ही प्राचीन काल में भी हम उस शब्द को वही बोलते थे। आज भी बोलचाल की भाषा में वो शब्द को जो प्राचीन काल से बोलते आए हैं, वही आज भी वही शब्द हम प्रयोग में बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं उन शब्दों को। तो वैसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। और इन शब्दों को विभाजित नहीं कर सकते हैं, और इनका विभाजित कर भी दिए तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। अब जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ जैसे हाथी, तो हाथी शब्द क्या है? प्राचीन काल में भी हम हाथी को हाथीए बोलते थे, न कि दूसरा शब्द बोलते हैं। आज भी कितना युग बीत गया, लेकिन आज भी हाथी को हम लोग हाथी ही कहते हैं। आज आधुनिक युग कहते हैं, इस युग को आधुनिक युग कहा जाता है। लेकिन आज भी आधुनिक युग में भी हम हाथी को हाथीए कहते हैं। उसी तरह दूसरे हैं घर। प्राचीन काल में भी घर को घरे बोला जाता था। एक घर का निर्माण किया जाता था तो उस घर को घर ही बोलते हैं कि उनका घर बन गया, उनके घर में आज गृह प्रवेश है, उनका घर बहुत सुंदर है। आज आधुनिक युग में भी हम घर को घर ही बोलते हैं। उसी तरह कवि, प्राचीन काल में भी जो कविता लिखने वाले को कवि ही बोलते थे, आज भी आधुनिक युग में भी हम कवि को कवि ही बोलते हैं। तो उसी वैसे ही शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। अब गिलास, चीता, गिलास को पहले भी गिलासे बोलते थे, अब आज भी गिलास ही बोल रहे हैं। तो ऐसे ही शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं, जो बहुत पुराने सब जमाने से जो हम शब्द को यूज करते आए हैं, आज भी वही बात दोहराते हैं। वैसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। अब सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर देखते हैं कि क्या है। यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब होता है योग, मतलब दो शब्दों, जैसे कहते हैं ना कि मैथ में कहते हैं ना 2+2 का दो जोड़ का दो का जोग क्या होगा, कहते हैं ना 2 और 2 का जोग क्या होगा, बोलते हैं कि जोग निकालना होता है। तो वही जोग है, योग निकाला जाता है। तो दो शब्द को जोड़ने को हम जोग कहते हैं। दो शब्दों को जोड़ने को हम जोग कहते हैं, वही जोग है। तो इसका परिभाषा डिफिनेशन देख लेते हैं। यौगिक शब्द, दो शब्दों के जोग से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। दो शब्द मिल करके एक शब्द बनता है, और एक शब्द बन करके उसका सार्थक अर्थ निकलता है। और अगर दोनों शब्द को हम अलग अलग भी कर दिए तो भी वो सार्थक अर्थ ही देता है। दोनों शब्द सार्थक अर्थ देगा। तो उस वैसे शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। वैसे शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पुस्तकालय शब्द है, पुस्तकालय। अब पुस्तकालय को हम, ये पुस्तकालय जो है दो शब्दों से बना हुआ है, एक पुस्तक और दूसरा शब्द है आलय। दूसरा शब्द क्या है? आलय। तो ये दो शब्दों से बना हुआ है। अगर हम खाली पुस्तक का भी है उच्चारण करते हैं तो पुस्तक मतलब किताब, जो कि
पढ़ने लिखने वाले होता है, पढ़ने लिखने वाला होता है। और आलय, आलय मीन्स होता है घर। तो ये पुस्तकालय का मतलब हो गया कि पुस्तक रखने वाले घर को पुस्तकालय कहते हैं। जहाँ पुस्तक रखा हुआ है उस घर को पुस्तकालय कहते हैं। इसलिए ये दो शब्दों के जोड़ से बना हुआ शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्नान घर। स्नान घर एक शब्द है, लेकिन इसको अगर हम विभाजित करते हैं, टुकड़े करते हैं दोनों स्नान घर को, तो दो टुकड़ा हो जाता है। दो टुकड़ा क्या होता है, एक स्नान है और दूसरा टुकड़ा घर हुआ। तो दूसरा टुकड़ा घर हुआ। तो स्नान के मतलब हुआ कि हम जहाँ स्नान करेंगे, जिस स्थान पे बैठ के हम स्नान करेंगे। और घर का मतलब हो गया कि जहाँ बैठकर वो रूम, वो घर जहाँ बैठकर हम स्नान करते हैं, वैसे घर को हम स्नान घर कहते हैं। तो दो शब्द का जोग हो गया और दो शब्द के जोग से एक शब्द बना और दूसरे से और सार्थक अर्थ निकलता है, मतलब सही अर्थ निकलता है। और दोनों को अगर टुकड़े टुकड़े भी कर देते हैं तो दोनों टुकड़ों से एक सार्थक ही अर्थ निकलता है। तो ये हो गया यौगिक शब्द। अब चलते हैं तीसरा प्रकार। तीसरा प्रकार है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द वैसे शब्द को कहते हैं, योगरूढ़ शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जो एक से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक। योगरूढ़ शब्द वैसे शब्द को कहते हैं कि दो या दो से अधिक शब्द से बनने वाले वैसे शब्द जो कि कुछ विशेष अर्थ प्रकट करता हो। दो या दो से अधिक शब्द जुड़ करके, मिल करके तीसरा शब्द एक विशेष अर्थ प्रकट करता हो, वैसे शब्द को योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब देख लेते हैं फिर से। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के जोग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, थोड़ा सा स्पेस का कमी आ गया है बोर्ड में, फिर भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। जैसे दशानन, दशानन। अब ये देखिए, ये जो दशानन शब्द है, ये दशानन शब्द जो है, ये इसका अगर हम विभाजित टुकड़े करते हैं तो इसका हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा 10 जोड़ आनन। 10 जोड़ आनन बराबर दशानन। और दशानन का तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, विशेष अर्थ क्या निकल रहा है, दशानन माने जिसका 10 आनन, दशानन, आनन मीन्स सिर, जिसका 10 आनन वाला, 10 सिर वाला, आनन मीन्स सिर कि 10, जिसका 10 है आनन, अर्थात रावण। तीसरा अर्थ निकला ना, 10 आनन अर्थात रावण। और उसी प्रकार दूसरा हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, लंबोदर। लंबोदर को अगर हम विभाजित करते हैं, लंबोदर को हम विभाजित करते हैं तो लंबोदर को विभाजित करते हैं तो लंबा जोड़ उधर, जिनका लंबा है उधर मीन्स क्या होता है, पेट। उधर मीन्स पेट, लंबा मीन्स लंबा है उधर मीन्स पेट, अर्थात गणेश। लंबे उदर वाला अर्थात गणेश। नीलकंठ, तीसरा एग्जाम्पल है नीलकंठ। देखिए इसमें भी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं नीलकंठ को, नील प्लस कंठ, जिनका कंठ तो ये है, ये भाग हो गया, जिनका नीला हो कंठ, नीला मतलब नीला रंग हो, जिनका नीला हो कंठ। नीला कंठ किनका है, महादेव का। जिनका नीला हो कंठ अर्थात महादेव, जिनका नीला हो कंठ
अर्थात महादेव। तीसरा अर्थ नीलकंठ का क्या निकाल रहा है, तो महादेव। तो अब मेरे उम्मीद से कि आप लोग को ये वीडियो देखने पर ये जो चैप्टर 3 का जो शब्द का जो डिफिनेशन है, प्रकार है, वो आप लोग को कंफ्यूज नहीं हो। फिर उसी तरह का नियम लागू होता है, इसमें भी आप कंफ्यूज कीजिएगा। रूढ़ शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इसमें भी कंफ्यूज कीजिएगा। विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज करते हैं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं खास करके मैं अपने विद्यालय में बच्चों को अधिक से अधिक होमवर्क, क्लास वर्क इसी चैप्टर से देते हैं, ताकि बच्चों को कंफ्यूज हम दूर करते रहें और क्वेश्चन आंसर देते रहते थे। अभी तो लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में अभी विद्यालय छूटा हुआ है, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है विद्यालय छूटने की वजह से। फिर भी खैर, जब सबका छूट गया है तो हम क्या हैं। तो लेकिन जब विद्यालय जाते थे तो अपने बच्चों को, विद्यालय के बच्चों को हम अक्सर इसी चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन आंसर देते थे और समझाते रहते थे और कंफ्यूज को दूर करते थे। उन लोग को भी बताते थे कि बेटा आप सीरियल वाइज याद करो, तब आसानी से याद रह जाएगा। सीरियल वाइज मतलब जैसे ये भी है, बनावट के आधार पे जो तीन जो प्रकार हैं, जैसे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ऐसे करके सीरियल वाइज याद कीजिएगा तो एकदम कहीं कंफ्यूज नहीं रह जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आज की वीडियो यहीं तक, और आप लोगों को कंफ्यूज दूर हो जाएगा। इसी तरह आप वीडियो देखते रहिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, विद्यार्थियों तक पहुंच सके और विद्यार्थी पढ़ाई कर सके।